हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वन आवर डेली एजुकेशन। हम कर रहे हैं भारत का संपूर्ण इतिहास और आज हम देखते हैं हमको करना है सिंधु घाटी सभ्यता। तो ऑलरेडी प्राचीन भारत का इतिहास और कोल तथा द्रविड़ सभ्यता हम कर चुके हैं और अब देखते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। चैप्टर नंबर 3, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का तात्पर्य आज से लगभग 70 वर्ष पूर्व पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब प्रांत के मंटगोमरी जिले में स्थित हड़प्पा के निवासियों को शायद इस बात की किंचित मात्र भी आभास नहीं था कि वे अपने आसपास की ज़मीनें में दबी जिन ईंटों का इस्तेमाल या इतने धड़धड़े से अपने मकानों में कर रहे हैं वे कोई साधारण ईंटें नहीं बल्कि लगभग 5000 वर्ष पुरानी और पूरी तरह से विकसित एक सभ्यता का अवशेष है। इसका आभास उन्हें तब हुआ जब 1856 ईस्वी में ब्रिटिश भारत की हुकूमत ने कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछवाने हेतु ईंटों की आपूर्ति के लिए इन खंडरों की खुदाई प्रारंभ करवाई। खुदाई के दौरान ही इस सभ्यता का प्रथम अवशेष प्राप्त हुआ जिसे हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया। कुछ विद्वानों ने इसे हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की सभ्यता के नाम से पुकारा है। हड़प्पा पश्चिमी पंजाब के मोंटगोमरी जिले में और मोहनजोदड़ो सिंधु के ललकारा जिले में स्थित है। 1922 ईस्वी में श्री राखलदास बनर्जी की अध्यक्षता में इन दोनों स्थानों में खुदाई हुई। आगे इन स्थान पर जॉन मॉर्सल के नेतृत्व में खुदाइयों में जो वस्तुएं मिली उनके अध्ययन से भारत की एक ऐसी सभ्यता का पता चला जो ईसा से लगभग 4000 वर्ष पहले की है, अर्थात वैदिक कालीन सभ्यता से भी कहीं अधिक पुरानी। सिंधु की घाटी के प्रदेश में तथा कुछ अन्य स्थानों में भी खुदाइयाँ हुई है जिनमें वही चीज़ें मिलती है जो हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो में मिली थी। इससे यह अनुमान लगाया गया है कि सिंधु घाटी के संपूर्ण प्रदेश की सभ्यता एक सी थी। इसी से सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की सभ्यता के नाम से भी पुकारा गया है, परंतु अधिकांश विद्वानों ने इसे सिंधु घाटी की सभ्यता से ही संबोधित किया है। उपयुक्त विवरण से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता का तात्पर्य उन लोगों की सभ्यता से है जो सिंधु नदी की घाटी से ईसा में लगभग 4000 वर्ष पहले निवास करते थे, अर्थात उन लोगों को सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक जीवन किस प्रकार का था। सामाजिक जीवन। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, अमरो, चंदोड़ो, झकरदो स्थानों में खुदाई के फलस्वरूप प्राप्त वस्तुओं के अध्ययन से सिंधु घाटी के लोगों के सामाजिक जीवन पर निम्नलिखित प्रकाश पड़ता है। नगर योजना। खुदाइयों से पता लगता है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो दोनों ही विशाल नगर थे। इन नगरों का निर्माण एक निश्चित योजना के अनुसार किया गया था। नगरों की सड़कें उत्तर से दक्षिण को अथवा पूर्व से पश्चिम की ओर एक दूसरे को सीधे समकोण पर काटी हुई जाती थी। इस प्रकार नगर इन सड़कों द्वारा कई वर्गाकार अथवा आयताकार भागों में विभक्त हो जाता था। ये सड़कें बड़ी चौड़ी होती थी। नगर की प्रमुख सड़कें 33 फीट तक चौड़ी पाई गई है, जिससे स्पष्ट है कि सड़कों पर एक साथ कई गाड़ियां आ जा सकती थी। बड़ी बड़ी सड़कों को मिलाने वाली गाड़ियां भी काफ़ी चौड़ी होती थी, जो गलियों से कम चौड़ी होती थी। उनकी भी चौड़ाई 4 फीट की पाई गई है। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि ये सड़कें कच्ची है और इन्हें पक्की बनाने का प्रयत्न नहीं किया गया। ये देखिए आप, नगर योजना में एक कुआं मिला था यहाँ पे, ठीक है। आप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, पर अभी हम सिंपल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ताकि आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज हो जाए कि हिस्ट्री है क्या। भवन निर्माण। सड़कों के दोनों किनारों पर मकान होते थे जो पक्की ईंटों के बने होते थे। ये ईंटें लकड़ी से पकाई जाती थी। अधिकांश मकान 2 मंजिलों के होते थे, परंतु दीवारों की मोटाई से पता लगता है कि 2 से भी अधिक मंजिलों का मकान बनाते थे। नीचे की मंजिल से ऊपर की मंजिल में जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती थी। अधिकांश सीढ़ियाँ संकीर्ण मिली है, परंतु कुछ काफ़ी चौड़ी तथा सुविधाजनक सीढ़ियाँ भी मिली है। बड़े बड़े मकानों के दरवाजे बड़े बड़े होते थे। कुछ मकानों के दरवाजे तो इतने बड़े और चौड़े मिले हैं कि उनमें रथ तथा बैलगाड़ियाँ भी आ जा सकती थी। कमरों में दीवारों के साथ अलमारियाँ भी लगी रहती थी। हड्डियों तथा शंख की बनी हुई कुछ ऐसी चीज़ें मिली जिससे पता लगता है कि कमरों में खूंटियाँ भी लगी होती थी। दरवाज़ा तथा मकानों में खिड़कियाँ का पूरा प्रबंध रहता था, जिससे हवा तथा प्रकाश कभी कमी ना हो। इन दरवाज़ों तथा खिड़कियों की एक बहुत बड़ी विशेषता ये थी कि उन्हें सभी भीतर की दीवारों में बंद होते थे। जो दीवारें सार्वजनिक सड़कों की ओर होती थी उनमें दरवाजे तथा खिड़कियाँ नहीं होती थी। मकान के बीच में एक आंगन होता था जिसमें एक कोने में रसोई घर बना होता था। रसोई घर के चूल्हे ईंटों में बने होते थे।
प्रत्येक मकान में एक स्नानघर होता था, आवश्यक था। इन स्नानघरों में मिट्टी के बर्तन में पानी रखा जाता था। इन स्नानघरों का फर्श पक्की ईंटों से बना होता था और उनकी सफाई का बड़ा ध्यान रखा जाता था। बहुत से स्नानघरों के समीप शौचालय भी मिले हैं। नालियों का प्रबंध। नगर के मेले जल को बाहर जाने के लिए एक की नालियों का प्रबंध किया गया था। सब नालियों को पक्की ईंटों की बनी होती थी। ईंटों को जोड़ने के लिए मिट्टी मिले चूने का प्रयोग किया जाता था। कम चौड़ी नालियों ईंटों से और अधिक चौड़ी नालियों पत्थर के टुकड़ों से ढकी जाती थी। ऊपर की मंजिल का गंदा पानी नीचे लाने के लिए मिट्टी के पाइपों का प्रयोग किया जाता था। कुओं का प्रबंध। आसानी से जल प्राप्त करने के लिए सिंधु घाटी के लोगों ने कुआं का प्रबंध किया। खुदाई में ऐसे कुएं मिले हैं जिनकी चौड़ाई 2 फीट से 7 फीट है। सार्वजनिक कुओं के अतिरिक्त जो जनता के लिए बने होते थे, लोग अपने घरों में अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए कुछ कुएं बनवाते थे, मतलब कुएं बनवाते थे। ठीक है। जलाशय तथा स्नानागार। मोहनजोदड़ो की खुदाई में एक बहुत बड़ा जलाशय भी मिला है। यह जलाशय 39 फीट लंबा और 33 फीट चौड़ा है और 8 फीट गहरा है। यह पक्की ईंटों का बना हुआ है और इसकी दीवारें बड़ी मजबूत है। इस जलाशय बोलते हैं तालाब टाइप से, ठीक है, के चारों ओर एक बरादरी बनी है जिसकी चौड़ाई 15 फीट है। जल कुंड के दक्षिण पश्चिम की ओर 8 स्नानघर बने हुए। इस स्नानघरों के ऊपर कमरे बने थे जिनमें पुजारी लोग रहा करते थे। जलाशय के निकट एक कुआं भी मिला है। संभव इसी कुएं के पानी से जलाशय को भरा जाता था। जलाशय को भरने तथा खाली करने के लिए नल बने होते थे। जलाशय के निकट ही एक भवन मिला है जो संभव हम्माम था और जिसमें जल के गर्म करने का प्रबंध था। नगर की सुरक्षा का प्रबंध। अपने नगरों को शत्रुओं से सुरक्षित रखने के लिए वे लोग नगर के चारों ओर खाई तथा दीवारें का भी प्रबंध करते थे। ये चार दीवारी संभव दुर्ग का भी कम देती थी। समाज का संगठन। मोहनजोदड़ो की खुदाइयों से पता चल लगता है कि सिंधु घाटी के लोगों का समाज 4 वर्गों में विभक्त था। पहला वर्ग विद्वानों का था जिसमें पुजारी, वेद, ज्योतिष आते थे। दूसरे वर्ग में योद्धा लोग आते थे जिनका कर्तव्य समाज की रक्षा करना होता था। तीसरे वर्ग में व्यापारी लोग आते थे। ये लोग विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे करते थे। चौथे वर्ग में घरेलू नौकर तथा मजदूर आते थे। भोजन। खुदाई में गेहूँ, जौ, चावल, खजूर के बीज आदि मिले हैं जिससे पता लगता है कि ये चीज़ें सिंधु घाटी के लोग खाते रहे होंगे। खुदाई में कुछ अधजली हड्डियाँ तथा छिलके भी मिले हैं जिनसे ये अनुमान लगाया गया है कि ये लोग मछली, मांस, अंडे आदि का प्रयोग किया करते थे। फल, दूध तथा तरकारी का भी ये लोग प्रयोग करते थे। वेशभूषा। सिंधु घाटी के निवासी छोटी दाढ़ी तथा मूछ रखते थे, परंतु कुछ लोग मूछें मुड़वा भी डाला करते थे। कुछ लोग के बाल छोटे होते थे और कुछ लोगों के लंबे होते थे। वे चोटी बांधे रहते थे। ये लोग बालों में कंघी करते थे और पीछे की ओर फेरे रहते थे। सिंधु घाटी के लोग ऊनी तथा सूती दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। वे वस्त्र साधारण हुआ करते थे। खुदाई में एक पुरुष की मूर्ति मिली है जिसमें वे एक शॉल ओढ़े है। शॉल बाएं कंधे के ऊपर से और दाहिनी कांख के नीचे जाता है। विद्वानों का अनुमान है कि इसके 2 मुख्य वस्त्र रहे होंगे, एक शरीर के नीचे के भाग को ढकने के लिए और दूसरा ऊपर के भाग के लिए। हड़प्पा की खुदाइयों से पता चलता है कि स्त्रियां सिर पर एक विशेष प्रकार का वस्त्र पहनती थी जो सिर के पीछे की ओर पंखे की तरह उठा रहता था। ऐसे प्रतीत होता है कि स्त्रियों तथा पुरुषों के वस्त्रों में कोई विशेष अंतर नहीं होता था। सिंधु घाटी के लोग विभिन्न प्रकार के आभूषणों का भी प्रयोग करते थे। हार, भुजबंद, करकंगन तथा अंगूठी स्त्री पुरुषों दोनों ही पहनते थे, परंतु करधनी, नथुली, बाली तथा पाजेब केवल स्त्रियां ही पहनती थी। धनी लोगों के आभूषण सोने, चांदी तथा जवाहरात के बने होते थे, परंतु गरीबों के आभूषण तांबे, हड्डी तथा पकी हुई मिट्टी के बने होते थे। पीतल के दर्पण। पीतल के दर्पण तथा हाथी के दांत की कांदिया भी खुदाई में मिली है। ओट के लिए लेपन पदार्थ भी होता था। आमोद प्रमोद के साधन। शिकार इन लोगों के आमोद प्रमोद का प्रधान साधन था।
ये लोग धनुष बाण से जंगली बकरों तथा हिरणों का शिकार किया करते थे। चिड़ियों के भी पालने तथा उड़ाने का इन लोगों का शौक था। बच्चे मिट्टी की चीज़ें बनाकर आमोद प्रमोद किया करते थे। ये लोग शतरंज तथा जुआ भी खेलते थे और मुर्गों तथा बैलों को लड़ाया करते थे। नाचने गाने का भी इन लोगों का शौक था। खिलौने। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की खुदाइयों में विभिन्न प्रकार के खिलौने मिले हैं। बच्चों को मिट्टी के छोटी छोटी गाड़ियों से खेलने का शौक था। मनुष्य तथा पशुओं के आकार के विभिन्न प्रकार के खिलौने बच्चों को खेलने के लिए बनाए जाते थे। चिड़िया के भी खिलौने होते थे चिड़ियों के भी खिलौने होते थे और बच्चों के बजाने के लिए भोंपू भी बनाए जाते थे। यातायात के साधन। सिंधु घाटी के लोग सड़कें बनाते थे, परंतु ये सड़कें कच्ची होती थीं। खुदाइयों से पता चलता है कि इनके समाज में स्त्रियों बड़े आदर की दृष्टि से देखी जाती थी और माता के रूप में स्त्री का ऊंचा स्थान था। शिशु पालन तथा घर का प्रबंध करना स्त्री का प्रधान कार्य होता था। इस युग में संभवत पर्दे की प्रथा न थी और धार्मिक तथा सामाजिक उत्सवों में स्त्री पुरुष समान रूप से भाग लिया करते थे। औषधि। रोगों से मुक्ति पाने के लिए ये लोग विभिन्न प्रकार की औषधियाँ का भी प्रयोग करते थे। आँख, कान आदि के रोग में वे लोग मछली की हड्डियाँ का प्रयोग किया करते थे। हिरण के सींग, मूंगा तथा नीम की पत्ती को भी औषधि के रूप में प्रयोग किया करते थे। शव विसर्जन। मोहनजोदड़ो की खुदाई में सर जॉन मार्शल ने शव विसर्जन की तिथि विधियों का पता लगाया। पहली विधि के अनुसार संपूर्ण मृतक शरीर को जमीन में गाड़ दिया जाता था। दूसरी विधि के अनुसार पशु पक्षियों के खा लेने के उपरांत जो हाड़ मांस बचता था वे जमीन में गाड़ दिया जाता था। तीसरी विधि में यह थी कि मृत्यु के उपरांत मृतक शरीर को जला दिया जाता था, परंतु तीसरी ही विधि को अनुसार किया जाता है। आर्थिक जीवन। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे विशाल तथा वैभवपूर्ण नगर जिस देश में विद्यमान थे वे निश्चय ही बड़ा संपन्न रहा होगा। ऐसे प्रतीत होता है कि उन दिनों ये प्रदेश बड़ा ही उपजाऊ था और इसमें निम्नलिखित व्यवसाय तथा उद्योग धंधे होते थे। कृषि। पहले खेती। इन लोगों की जीविका का मुख्य साधन कृषि था। कृषि करके ये लोग भिन्न भिन्न प्रकार के अन्न पैदा करते थे, जिनमें गेहूं तथा जौ प्रधान थे। अन्न की अतिरिक्त ये लोग फल तथा कपास की खेती करते थे। शिकार। सिंधु घाटी के लोग केवल शाकाहारी ही न थे, वर्ण तथा मांसाहारी भी थे और मांस, मछली, अंडे आदि का प्रयोग किया करते थे। मांस प्राप्त करने के लिए वे पशुओं का शिकार किया करते थे। पशुओं के बाल, उनकी खाल तथा हड्डी से ये लोग भिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाया करते थे। अपनी जीविका चलाने के लिए ये लोग विभिन्न प्रकार के पशुओं को भी पालते थे। खुदाई से प्राप्त मोहरों पर पशुओं के चित्र मिले हैं। उनसे ये पता लगाता है कि ये लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हाथी, सुअर, कुत्ते आदि जानवरों को पालते थे। बड़े आश्चर्य की बात है कि खुदाई में घोड़े तथा ऊँट की हड्डियाँ नहीं मिली है। अब देखिए क्वेश्चन किस टाइप से आया था दोस्तों, आपका मैं बता देता हूँ फिर भी आपको थोड़ा सा। ये तो हमको मालूम है कौन कौन से जानवर पाले जाते थे, तो इसमें क्वेश्चन आया था क्या घोड़े या ऊँट भी उस टाइम मोहनजोदड़ो के टाइम पे थे, तो आप उसमें नहीं बोल सकते नहीं थे, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है। शिल्प तथा व्यवसाय। सिंधु घाटी के लोग बड़े कुशल शिल्पी तथा व्यवसायी होते थे। मिट्टी के बर्तन बनाने में ये लोग बड़े ही निपुण होते थे। कुम्हार लोग चाक पर बड़े सुंदर सुंदर बर्तन बनाते थे। इन बर्तनों पर बड़ी सुंदरता चित्रकारी की जाती थी। ये लोग पत्थर तथा धातु के भी बड़े अच्छे बर्तन बनाते थे। हाथी दांत की भी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती थी। ये लोग सूती कपड़े भी बनाते थे और उन्हें पश्चिमी देशों में को भेजते थे। उन्हीं तथा रेशमी कपड़ों में भी ये लोग बनाते थे और उन पर बड़ी अच्छी चित्रकारी करते थे। अच्छे अच्छे आभूषण बनाने में सुनार लोग बड़े निपुण थे। लाल मिट्टी का बना बर्तन देख लीजिए, इस पर आप डिजाइन दिख रहा है, फूल चौक से बनाया हुआ है, इस टाइप का थी, ठीक है, बर्तन लकड़ी मिट्टी के। व्यापार। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की खुदाइयों में बहुत ऐसी चीज़ें मिली है जो सिंधु घाटी में नहीं थी। अतएव ये अनुमान लगाया गया है कि ये चीज़ें बाहर से मंगाई जाती थी और इन लोगों का विदेशों के साथ व्यापारिक संबंध था। सोना, चांदी, तांबा आदि सिंधु प्रदेश में नहीं मिलता था। इससे ये लोग अफगानिस्तान तथा ईरान से प्राप्त करते थे। यहाँ के निवासी संभव तांबा राजपुताना से, सीपी, शक आदि कठियावाड़ से और देवदारू की लकड़ी हिमाचल पर्वत से प्राप्त करते थे। अपना व्यापार को सुचारू रीति से चलाने के लिए यातायात के साधनों को भी इन लोगों ने समुचित व्यवस्था की होगी।
नाप तथा तौल। खुदाई में बांट बहुत बड़ी संख्या में मिले हैं। कुछ बांट तो इतने बड़े हैं कि वे रस्सी से उठाए जाते रहे होंगे और कुछ इतने छोटे हैं कि उनका प्रयोग केवल जौहरी लोग करते रहे होंगे। अधिकांश बांट घनाकार हुआ करते थे। ऐसे प्रतीत होता है कि लंबाई नापने के लिए फुट होता था, क्योंकि मोहनजोदड़ो की खुदाई में सीपी का बना हुआ 1 फुट का टुकड़ा मिला है। हड़प्पा में कांसे की बनी एक सलाख मिली है, जिस पर छोटे छोटे भाग अंकित है। ये भी फुट ही प्रतीत होती है। तौलने के लिए तराजू का प्रयोग किया जाता था। धार्मिक जीवन। खुदाई में जो मोहरे, ताम्रपत्र तथा पत्थर, मिट्टी एवं धातु की मूर्तियाँ मिली है, उनसे सिंधु घाटी के निवासियों के धार्मिक जीवन की काफ़ी जानकारी हो सकती है। इस साधनों से इस लोगों के धार्मिक जीवन पर निम्नलिखित प्रकाश पड़ता है। द्विदेववाद। सिंधु घाटी के लोग दो परम शक्तियों में विश्वास करते थे। एक शक्ति पुरुष की थी और दूसरी परम नारी की। ये दोनों शक्तियाँ सृष्टि की रचना तथा उनका पालन करती थी। इस प्रकार हिंदू धर्म के पार्वती परमेश्वर का दर्शन हमें सिंधु घाटी में होता है। शिव की उपासना। हड़प्पा में एक ऐसी मोहर मिली है जिसमें एक ऐसे देवता की मूर्ति अंकित है जिसके 3 मुख है। ये मूर्ति एक सिंहासन पर स्थित है और योग मुद्रा में दिखाई देती है। सर जॉन मॉर्सन के विचार में ये शिव की मूर्ति है। अंत सिंधु घाटी के लोग शिव के उपासक थे। महादेवी का उपासना। खुदाई में ऐसी मोहरें तथा मूर्तियाँ मिली है जिसमें खड़ी हुई नारी की चित्र अंकित है। सर जॉन मार्शल के विचार में ये महादेवी का चित्र है, जिसकी उपासना सिंधु घाटी के लोग किया करते थे। यही महादेवी आगे चलकर शक्ति हो गई, जिसकी पूजा आजकल भी हिंदू लोग करते हैं। परंजन शक्ति की उपासना। सिंधु घाटी के लोग परंजन शक्ति की भी पूजा किया करते थे। खुदाई में पत्थर के ऐसे टुकड़े मिले हैं जो योनि तथा शिवलिंग प्रतीत होते हैं। कालांतर में हिंदू धर्म में भी योनि तथा लिंग को पूजा आरंभ हो गई थी। विद्वानों की ये धारणा है कि सिंधु घाटी के लोग मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं। प्रकृति पूजा। सिंधु घाटी के लोग विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक पदार्थों की भी पूजा किया करते थे। ये लोग सूर्य तथा अग्नि की पूजा किया करते थे। जल पूजा भी इन लोगों में प्रचलित थी। ये लोग कुछ वर्षों की भी पवित्र मानते थे, जिनकी ये पूजा किया करते थे। पीपल तथा तुलसी की पूजा आज भी हिंदुओं में प्रचलित है। खुदाई में पशु मूर्तियाँ भी मिली है। इससे ये अनुमान लगाया गया है कि ये लोग पशु की भी पूजा किया करते थे। गाय को आजकल भी हिंदू पवित्र मानते हैं और उनकी पूजा किया करते हैं। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि आजकल के हिंदू धर्म की बीजारोपण सिंधु घाटी के प्रदेश में ईसा से लगभग 4 सहस्त्र वर्ष पूर्व हुआ था। इसी से डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी ने लिखा है, आजकल के लोकप्रिय हिंदू धर्म में बहुत से ऐसे तथ्य विद्यमान हैं जिनसे प्रमाणित हो जाता है कि भारतीय संस्कृति का युगांतर में अद्भुत निरंतर बनी रही। कला का विकास। सिंधु घाटी के लोगों ने विभिन्न प्रकार की कलाओं में बड़ी कुशलता प्राप्त कर ली है। जिन कलाओं को इन लोगों ने विकास किया है निम्नलिखित थे। लेखन कला। यद्यपि इस कला का कोई लिखित पत्थर अथवा मिट्टी का बर्तन नहीं मिला है, परंतु लगभग 550 मोहरें मिली है जिन पर कुछ लिखा हुआ है। यद्यपि इस लिपि का ठीक निश्चय नहीं हो पाया, परंतु विद्वानों की धारणा है कि ये वही लिपि है जिसका प्रयोग मिस्र, सुमेर आदि पश्चिम एशिया के देशों में हुआ करता था। नृत्य तथा संगीत कला। सिंधु घाटी के लोग नाचने गाने में भी बड़े कुशल थे। खुदाई में एक नर्तकी की मूर्ति मिली है। नर्तकों का शरीर नग्न है, परंतु उस पर बहुत से आभूषण बनाए गए हैं। इस मूर्ति के सिर के बालों को बड़ी उत्तम से संवारा गया है। खुदाई में जो छोटे छोटे बाजे मिले हैं उनसे भी यही ज्ञात होता है कि ये लोग संगीत कला में रुचि रखते थे। तबले तथा ढोल के भी चिन्ह कुछ स्थानों में मिले हैं। चित्रकारी। सिंधु घाटी के लोग चित्रकला में बड़े कुशल थे। मोहरों की सबसे अच्छी चित्रकारी सांड तथा भैंसों की है। सांडों को चित्र अत्यंत संजीव तथा सुंदर है। मूर्तिकला निर्माण। सिंधु घाटी के लोग मूर्तियों के बनाने में बड़े सिद्धस्थ थे। ये मूर्तियाँ मुलायम पत्थर तथा चट्टान को काटकर बनाई जाती थी। इन मूर्तियों की प्रमुख विशेषता यह है कि इनके गाल की हड्डियाँ स्पष्ट रहती है। इनकी गर्दन छोटी मोटी तथा मजबूत होती है और आंखें पतली तथा तिरछी होती है। पात्र निर्माण कला। सिंधु घाटी के लोग मिट्टी के बर्तनों के बनाने की कला में बड़े निपुण थे। ये बर्तन चौक पर बनाए जाते थे और बड़े सादे होते थे। मिट्टी के विभिन्न प्रकार के खिलौने भी बनाए जाते थे। कताई तथा रंगाई कला। खुदाई में
टेकवे तथा टेकुओं की मेखलाई मिली है, जिससे ये स्पष्ट है कि सिंधु घाटी के लोग सूत तथा ऊन के कातने की कला में प्रवीण थे। कपड़ों की रंगाई में ये बड़े कुशल होते थे। मोहर निर्माण कला। खुदाई में बहुत सी मोहरें मिली है। ये मोहरें भिन्न भिन्न प्रकार के पत्थरों, धातुओं, हाथी दांत तथा मिट्टी के बनी होती थी। अधिकांश मोहरें वर्गाकार हैं, जिन पर पशुओं के चित्र बने हैं और दूसरी ओर लेख लिखे हुए हैं। ये आप पिक्चर देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, एक बैल की मूर्ति, ठीक है, इस टाइप से मूर्ति मिली। देखिए आप, साफ तो नहीं दिख रही पर आपको समझ में आ जाएगा। ताम्रपन निर्माण कला। खुदाई में बहुत से ताम्रपन मिले हैं, मतलब तांबा। ये ताम्रपन वर्गाकार, ये वे आयताकार है। इनमें एक और मनुष्य अथवा पशुओं के चित्र बने हैं और दूसरी ओर लेख लिखे हैं। धातु कला। विभिन्न प्रकार की धातुओं के भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं को बनाने में ये लोग बड़े कुशल थे। मूल्यवान रत्नों को काट छाँट कर ये लोग आभूषण बनाते थे। सोना, चांदी, तांबे आदि को भी आभूषण बनाए जाते थे। शंख तथा सीप से भी विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनाई जाती थी। राजनीतिक जीवन। खुदाई में जो चीज़ें मिली है उनसे सिंधु घाटी के लोगों के राजनीतिक जीवन पर बहुत कम प्रकाश पड़ा है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि सिंधु, पंजाब, पूर्वी बलूचिस्तान तथा कठियावाड़ तक विस्तृत सिंधु सभ्यता के श्रेष्ठ में एक संगठन, एक व्यवस्था तथा एक ही प्रकार का शासन था। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि इस संपूर्ण क्षेत्र में एक ही प्रकार की नाप तथा तौल प्रचलित थी। एक ही प्रकार के भवनों का निर्माण होता था, एक ही प्रकार की मूर्तियां बनाई जाती थी तथा एक ही प्रकार की लिपि का प्रचार था। गमनागमन के साधनों की कमी होने के कारण इस विशाल साम्राज्य की संभवतः दो राजधानियां थी, एक हड़प्पा और दूसरी मोहनजोदड़ो में। इन्हीं दोनों केंद्रों से उत्तर तथा दक्षिण का शासन चलना था। हड़प्पा उत्तरी साम्राज्य की और मोहनजोदड़ो दक्षिण साम्राज्य की राजधानी थी। निवासी। अब इस पर विचार कर लेना आवश्यक है कि ऊपर जिस सभ्यता का वर्णन किया गया है उसके निर्माता कौन थे। इस संबंध में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। विद्वानों की धारणा है कि सिंधु सभ्यता का निर्माता वही आर्य थे जिन्होंने वैदिक सभ्यता का निर्माण किया था, परंतु ये मत ठीक नहीं लगता, क्योंकि सिंधु सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता में इतना बड़ा अंतर है कि एक ही जाति के लोग इन दोनों की निर्माता नहीं हो सकते। कुछ विद्वानों का विचार है सिंधु सभ्यता के निर्माण सुमेरियन जाति के थे। एक विद्वान के विचार में सिंधु सभ्यता के निर्माता वही असुर थे जिनका वर्ण वेदों में मिलता है। प्रमोद राम लखन बनर्जी के विचार में सिंधु सभ्यता के निर्माण द्रविड़ लोग थे, चूँकि दक्षिण भारत के द्रविड़ों के मिट्टी और पत्थर के बर्तन तथा उनके आभूषण सिंधु घाटी के लोगों के बर्तन तथा आभूषणों से मिलते जुलते हैं। अतएव ये मत अधिक ठीक प्रतीत होता है, परंतु खुदाई में जो हड्डियाँ मिली है वे किसी एक जाति की नहीं, वर्ण भिन्न जातियों की है। अतएव कुछ विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला कि सिंधु घाटी के निर्माण मिश्रित जाति के थे। यही मत सबसे अधिक ठीक लगता है। समय। सिंधु घाटी की सभ्यता कितनी पुरानी है इसका ठीक निश्चय नहीं हो पाया। कुछ विद्वानों ने इसे 5000 वर्ष पूर्व, कुछ ने 4000 वर्ष पूर्व, कुछ ने 3000 वर्ष पूर्व और कुछ ने केवल 2500 वर्ष पूर्व ही बतलाया है, परंतु प्रामाणिक तथ्यों से इसे सभ्यता को ईसा के 3200 वर्ष पूर्व का सिद्ध किया गया। डॉक्टर राधाकुमुद मुखर्जी ने इसे विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता बतलाते हुए लिखा, सिंधु घाटी की सभ्यता का ना तो मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ घनिष्ठ संबंध है और न ही उसकी ऋषि सरणी है। अब ये धारणा दुर्द होती जा रही है कि सिंधु सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यता है। सिंधु सभ्यता का विनाश। विद्वानों की धारणा है कि ईसा के लगभग 1000 वर्ष पूर्व इस सभ्यता का विनाश हो गया। यद्यपि इस सभ्यता के विनाश के कारणों का निश्चित रूप से पता नहीं लगता, परंतु विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि सिंधु नदी में बाढ़ आ जाने, अकाल पड़ जाने, भूकंप आ जाने, जलवायु के परिवर्तन होने, विदेशी आक्रमण अथवा राजनीतिक एवं आर्थिक विघटन के कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ होगा। सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। सिंधु सभ्यता का ऊपर जो वर्णन किया गया है उस पर गंभीरतापूर्वक विचार करने पर उसे निम्नलिखित विशेषताएं दिखाई देती है। कांस्य सभ्यता। यह सभ्यता प्रधानतया कांस्य कालीन सभ्यता थी तथा उस काल के तृतीय चरण की सभ्यता है। इस गंभीरतापूर्वक अध्ययन करने पर इसके कांस्य काल को चरमोत्तरती दिखाई देती है। नगर तथा व्यापार प्रधान सभ्यता। वैदिक सभ्यता की भांति ये सभ्यता ग्रामीण तथा कृषि प्रधान सभ्यता न थी, वरन ये नागरीय तथा व्यापार प्रधान थी, जिसमें बड़े बड़े नगरों की स्थापना की गई और अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किया गया।
लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। खुदाई में विशाल सभा भवनों तथा स्नानघरों के भग्नावशेष प्राप्त हुए। इससे यह प्रतीत होता है कि सभ्यता में राजाओं तथा उनके राजप्रजाओं को कोई अस्तित्व न था। सिंधु सभ्यता की प्राप्त सामग्री उस सामूहिक जीवन की द्योतक है। इस प्रकार ये सभ्यता लोकतांत्रिक भावना को प्रकट करती है, किंतु लोकतांत्रिक होने पर भी ये सभ्यता संस्कृत केंद्रीयभूत शासन की द्योतक है तथा शासन तथा दो प्रधानों के केंद्रों में विभक्त थी। उत्तरी क्षेत्र का शासन हड़प्पा तथा दक्षिणी क्षेत्र का मोहनजोदड़ो से संचालित होता था। सामाजिक तथा आर्थिक साम्य प्रधान सभ्यता। लोकतांत्रिक होने के कारण इस सभ्यता में समानता का आभास मिलता है। इससे बहुत बड़ा सामाजिक तथा आर्थिक वैश्य था। औद्योगिक सभ्यता। चूँकि यह सभ्यता कृषि प्रधान न थी, अतएव यहाँ के निवासियों का आर्थिक जीवन प्रमुख तथा व्यापारों तथा उद्योग धंधों पर आधारित था। व्यापार तथा उद्योग उन्नत दशा में था तथा सिंधु वासियों को आर्थिक जीवन औद्योगिक विशिष्टीकरण तथा स्थानीयकरण पर आधारित था। यदि ये अनुमान सत्य है तो उसमें श्रम विभाजन तथा संगठन की कल्पना भी जा सकती है और एक प्रकार का व्यवसाय करने वाले लोग एक ही क्षेत्र में निवास करते थे। शक्ति प्रधान सभ्यता। खुदाई में कवच, शस्त्रास्त्र, ढाल, तलवार आदि के स्थान पर अधिकतर भाला, कुल्हाड़ी, धनुष, बाण आदि मिले हैं, जो उनकी सामरिक प्रवृत्ति के द्योतक न होकर उनके आखेटी जीवन का और संकेत करते हैं। अतएव हम ये कह सकते हैं कि ये सभ्यता शांति प्रधान सभ्यता थी और यहाँ के निवासी शक्ति का जीवन व्यतीत करते थे, शांति का जीवन व्यतीत करते थे। शस्त्रास्त्रों का प्रयोग संभव केवल आखेट तथा आत्मरक्षा के लिए ही किया जाता था। द्विदेवतामूलक सभ्यता। सिंधु घाटी के लोगों का धर्म द्विदेवतामूलक था, क्योंकि परम पुरुष के साथ साथ वे परम नारी के भी पूजक थे। लेखन कला का ज्ञान। सिंधु घाटी के निवासियों को लेखन कला का भी ज्ञान था। यद्यपि मोहरों पर मिली हुई लिपि का अभी तक निश्चय नहीं किया जा सकता, किंतु इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इसके माध्यम से द्वारा वे विचारों को आदान प्रदान करते थे। अन्य सभ्यताओं से संबंधित सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता एक बहुत बड़ी विशेषता ये थी कि वे एकाकी सभ्यता न थी, वरन तत्कालीन अन्य सभ्यताओं से इसका बड़ा घनिष्ठ संबंध था, क्योंकि यहाँ के लोग विदेशों के साथ साथ अपना घनिष्ठ संबंध बनाए हुए थे। निष्कर्ष। उपयुक्त विशेषताओं से ये स्पष्ट हो जाता है कि आज से लगभग पाँच सहस्त्र वर्ष पूर्व सिंधु सरिता की घाटी की गोद में एक ऐसी समुन्नत सभ्यता अंकुरित, पुष्टिपस्त, प्रलंबित तथा फलान्वित हुई थी, जिसके उत्कृष्टता का अवलोकन कर आज के सभ्यता भिनमानी देश भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सिंधु सभ्यता के स्थल अब निम्न क्षेत्रों से मिलते हैं। बलूचिस्तान। उत्तरी बलूचिस्तान में स्थित क्वेटा तथा जाम की धारिया में समृद्ध सभ्यता से संबंधित कोई भी स्थल नहीं है, किंतु दक्षिणी बलूचिस्तान में समृद्ध सभ्यता के कई पुरास्थल स्थित है, जिसमें अति महत्वपूर्ण है मकरान तट। मकरान तट प्रदेश पर मिलने वाले अनेक स्थलों में से पुरातात्विक दृष्टि से केवल 3 स्थल महत्वपूर्ण हैं। शुद्ध कांगेडोर दशक नदी के मुहाने पर, सोतकाको सादी कोर के मुहाने पर और वालाकोट डावरकोट सोन मिदानी खाड़ी के पूर्व में विदर्णही का मुहाने पर। उत्तर पश्चिमी सीमांत। यहाँ सारी सामग्री गोमल घाटी के केंद्रित प्रतीत होती है, जो अफगानिस्तान जाने के एक अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग है। गुमला जैसे स्थलों पर सिंधु पूर्व सभ्यता के निक्षेपों के ऊपर सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिंधु इसमें कुछ स्थल प्रसिद्ध है, जैसे मोहनजोदड़ो, चंदूरदड़ो, जुदेरदड़ो। कच्छी मैदान में, जो कि सिभी और जैकोबाबाद के बीच सिंधु के बाढ़ की मिट्टी का विस्तार है। अमरी, जिसमें सिंधु पूर्व सभ्यता के निष्पेक के ऊपर सिंधु सभ्यता के निष्पेक मिलते हैं। कोट दीजी, अली मुराद, रहमान देरी, राना धुंधड़ी इत्यादि। पश्चिमी पंजाब।
इस देश में बहुत ज़्यादा स्थल नहीं है, इसका कारण समझ में नहीं आता। हो सकता है पंजाब की नदियों ने अपना मार्ग बदलते बदलते कुछ स्थलों को नष्ट कर दिया हो। इस देश का सबसे महत्वपूर्ण स्थल हड़प्पा है, जो रावी में सूखे हुए मार्ग पर स्थित है। इसके अतिरिक्त डेरा इस्माइल खान, जलीलपुर, रहमान डेरी, गुमला, चकपुर चकपुर वाने इस्लियाल आदि महत्वपूर्ण पुरस्थल है। बहावलपुर, यहाँ के स्थल सूखी हुई सरस्वती नदी के मार्ग पर स्थित है। इस मार्ग का स्थानीय नाम हकरा है। घग्गर, हकरा, स्तार्थ, सरस्वती, दुष्दती नदियों की घोटिया में हड़प्पा संस्कृति के स्थलों को संवैधानिक संकेंद्रण सर्वाधिक स्थल प्राप्त हुआ है, किंतु इस देश में अभी तक किसी स्थल का उत्खनन नहीं हुआ। इस स्थल का नाम कुंडवाल घेर है, जो प्रकट बहुत बड़ा है। राजस्थान यहाँ के स्थल भावलपुर के स्थलों के निरंतर क्रम में है, जो प्राचीन सरस्वती नदी के सूखे हुए मार्ग पर स्थित है। इस देश में सरस्वती नदी के घर घर कहा जाता है। कुछ स्थल प्राचीन दुर्दती नदी के सूखे हुए मार्ग के स्थल साथ साथ भी जिसे अब चोंतांग नदी कहा जाता है। इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्थल कालीबंगा है। कालीबंगा नामक पुरस्थल पर भी पश्चिम में गढ़ी और पूर्व में नगर के 2 टीले हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की भांति विद्यमान है। राजस्थान के समस्त हिंदू सभ्यता के स्थल आधुनिक गंगा नगर जिले में आते हैं। हरियाणा का महत्वपूर्ण सिंधु सभ्यता स्थल हिसार जिले में स्थित बनवाली है। इसके अतिरिक्त मिथातल, सिसवल, वनावाली, राखीगढ़, बाड़ा तथा वालू नामक स्थलों को भी उत्खनन किया जा चुका है। पूर्वी पंजाब इस देश के महत्वपूर्ण स्थल रोपड़, संगोल है। हाल ही में चंडीगढ़ नगर में भी हड़प्पा संस्कृति के निष्कर्ष पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त कोटलानिंगा खान, चक्कर, ढवाड़ा, डेढ़ मजरा आदि पुरस्थलों से सभ्यता से संबंधित पूर्वावशेष प्राप्त हुए हैं। गंगा यमुना, यहाँ के स्थल मेरठ जिले के आलमगीर तक फैले हुए हैं। एक अन्य स्थल सहारनपुर जिले में स्थित हुलासा तथा बड़गांव है। हुलासा तथा बड़गांव की गणना पूर्ववर्ती सिंधु सभ्यता के पुरस्थलों में की जाती है। जम्मू इस क्षेत्र में मात्र एक स्थल का पता लगा है, जो अखनूर के निकट मांडा में है। ये स्थल भी हिंदू सभ्यता के परवर्ती चरण से संबंधित है। गुजरात 1947 के बाद गुजरात के सैन्य स्थलों की खोज के लिए व्यापक स्तर पर उत्खनन किया गया। गुजरात के कच्छ, सौराष्ट्र तथा गुजरात के मैदानी भागों में वैदिक सभ्यता से संबंधित 22 पुरास्थल है, जिसमें से 14 कुछ क्षेत्र में तथा शेष अन्य भागों में स्थित है। गुजरात प्रदेश में पाए गए प्रमुख पुरास्थलों में रंगपुर, लोथल, प्रभास, पाटन, रोजड़ी, देसलपुर, मेधम, वेलोद, भगवतराव, सुरकोट, नागेश्वर, कुंतासी, सिकापुर तथा धोलावीरा आदि है। महाराष्ट्र प्रदेश के देमावाद नामक पुरास्थल में मिट्टी के कुछ ठीकरे प्राप्त हुए हैं, जिस पर चिर प्रचलित संवेद लिपि में कुछ लिखा मिला है, किंतु पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में संवेद सभ्यता का विस्तार महाराष्ट्र तक नहीं माना जा सकता है। तो दोस्तों, आज हमने अपना 3rd चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको इसमें बहुत कुछ जानने को मिला होगा। सिंधु घाटी सभ्यता से आपने बहुत कुछ जाना। बस यही हमारा उद्देश्य है, ताकि आपको एक बार हिस्ट्री की बेसिक नॉलेज हो जाए, ताकि जब हम अपना हिस्ट्री कवर करेंगे अपनी ऑफिशियल बुक से, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। बस ये आपके एक बेसिक नॉलेज के लिए, ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए हिस्ट्री है क्या। और मैं मानता हूँ आपको आइडिया ही नहीं, मैं समझ सकता हूँ इस बुक को पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन भी सोल्व कर पाओगे और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जो अगला चैप्टर दोस्तों हमारा होगा, ये काफ़ी बड़ा चैप्टर था। अगला चैप्टर होगा हमारा आर्यों का भारत आगमन। आर्य भारत में कैसे है, उनका आगमन कैसे हुआ। ये चैप्टर थोड़ा अच्छा है और इसमें से क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।